केरल में एनएसएस यानी हमारे सुकुमारन नायर सर उनसे और नायर सेवा समिति से लंबे समय से एक मांग कर रहे हैं कि अगड़ी जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को रोजगार के अवसर दिए जाएं, क्योंकि ये अगड़ी जातियां उच्च वर्ग की है और उनके परिवार भयंकर बेरोजगारी दर का सामना कर रहे हैं। नायर केरल में एक प्रमुख उच्च वर्ग है। इससे भी बढ़कर अपने केरल के इलाके के 10, 20 या 30 नायर परिवारों पर नजर डालें। अब जब हम 30 या 40 नायर परिवारों को लेते हैं तो उनमें से केवल 7 या 8 परिवार ही ऐसे होते हैं जो अच्छा कर रहे हैं और बिना किसी समस्या के आगे बढ़ रहे हैं, जबकि बाकी परिवार बहुत परेशानी, कष्ट और विपत्ति में है। इसके कई कारण हैं। मुख्य कारण यह है कि एक समय वे शक्तिशाली थे, उनके पास अपनी इच्छानुसार जमीन थी, खेती बाड़ी थी। उस समय उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन नायरों का अपना तरीका है। महिलाएं वगैरह बहुत कम परिवार है शिक्षा के कारण। कुछ और कुलीन परिवार थे, लेकिन उन सभी ने स्कूली शिक्षा और कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की है, तो मूलतः उनकी रुचि सरकारी नौकरी में है। और बहुत से लोग मध्य पूर्व और दुबई गए हैं, यह भी सच है। आप मध्य पूर्व से लौटे लोगों को देखें तो उनमें से ज्यादातर नायर समुदाय हैं जो वापस नहीं लौटे हैं। चूंकि वे उस समुदाय का हिस्सा नहीं है, इसलिए वे मानसिक रूप से इतनी सारी नौकरियां करने में रुचि नहीं रखते हैं। दूसरा, उन्हें अन्य समुदायों की तरह कष्ट सहना पड़ता है और पैसा कमाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें परिवार को आगे बढ़ाना होता है और अपने बच्चों को शिक्षा देनी होती है। इनमें से एक यह है कि उनकी मानसिक शक्ति बहुत कम है, क्योंकि वे बहुत शक्तिशाली थे, उनके पास पुश्तैनी घर थे और जितनी चाहे उतनी संपत्ति रखते थे। अगर हम इन सब पर गौर करें तो कई घटनाएं हैं जो हमें साफ समझ आती है। यानी समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखें तो नायर समुदाय बहुत सक्रिय था, लेकिन राजनीति में कोई भी सक्रिय नहीं था। उसके बाद आपको समझना चाहिए कि ये परेशानियां और समस्याएं ही इस आरएसएस घटना का आधार है। केरल के एजावा समुदाय नहीं, इन ऊंची जाति के नायरों ने एजावाओं को इधर उधर रखा है। इसी तरह भाजपा के भीतर उनका सबसे बड़ा जनाधार नायर समुदाय है। वे इतना कुछ लेकर किसी को बिना नाम के वहां रख देंगे। वे सुरेंद्रन जैसा उसके जैसा कोई वहां रख देंगे और फिर वे ही उस सुरेंद्रन को बाहर निकालने में सबसे आगे होंगे। मैं ये यूं ही नहीं कह रहा हूं, मैं ये अच्छी तरह से शोध और अध्ययन की गई सामग्री के रूप में कह रहा हूं। अब अगर हम केरल में नायरों का लेखा जोखा ले तो कई नायर है जो केरल छोड़ चुके हैं। ऐसे कई लोग हैं जो काम के लिए, व्यवसाय के लिए और कई अन्य तरीकों से वहां गए हैं। वे कई तरह से बिना किसी आरक्षण के वहां गए हैं। वे कई जगहों पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। पहले वे सेवा और सरकारी नौकरियों में अच्छी तरह से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। आज वे समझ गए हैं कि इन लोगों की योग्यता सूची इसमें डालने के बाद वे इस उच्च जाति के कारण आगे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। लेकिन इस प्रतियोगिता और परीक्षा में भी, इस व्यवसाय में भी, अन्य मामलों में भी एजुगा समुदाय उनसे कहीं बेहतर है। इसलिए अगर हम कहें कि इस नायर समुदाय की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे मुस्लिम समुदाय को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन एजुवा समुदाय को स्वीकार नहीं करते। मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि भाजपा के अंदर ये बात साफ है कि नायर समुदाय को इसी तरह बर्बाद किया गया। जब मैं ये कहता हूं तो एक साफ नजरिए से कह रहा हूं। फिर इस काम और माइक्रो फाइनेंस को एनएसएस ने बहुत ध्यान से अध्ययन करने के बाद लाया था। मेरे गृहनगर और कई अन्य इलाके में ये सभी महिलाएं एनएसएस का ये माइक्रो फाइनेंस लेती है और ये कहकर अपना छोटा सा घर चलाती है। इससे कोई बच नहीं सकता, क्योंकि दूसरी बात यह है कि अगर उनके पति उतने ही सक्रिय है जितना वे कहते हैं और ये सारे काम एक साथ करते हैं, तो उन्हें हमेशा निराशा होती है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, ये ठीक नहीं चल रहा है। उन्हें अपनी बेटी की शादी के आयोजन के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तारा ठीक उसके अंदर होना चाहिए। ये सारे धागे और मालाएं एक ही जगह पर होनी चाहिए। ये मूल रूप से इस नायर समुदाय में एक बड़ा सुधार है। एक लड़के और लड़की के लिए शादी का प्रस्ताव जरूरी है। सितारे कोई समस्या है या नहीं? इजावा समुदाय के साथ जाने में उन्हें क्या दिक्कत है? वे इस बारे में सोचते ही नहीं। वहीं केरल का ईसाई समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो बिना किसी भेदभाव के रहता है। इसकी तुलना नायर समुदाय से कीजिए। मैं यह बात तिरुवनंतपुरम से लेकर त्रिशूर तक कह रहा हूं। मैं जो भी आंकड़े बता रहा हूं उन पर गौर कीजिए। ईसाई समुदाय कहीं बेहतर है,
वे कोई भी विकल्प नहीं गवाते। केरल के बाहर इस नायर समुदाय के बच्चों और युवाओं आपको उनके एक बड़े प्रतिशत पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें कड़ी मेहनत करने और पलायन करने में बहुत कम रुचि है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे मूलतः एक ऐसा जीवन जीते हैं जो आसान नहीं बल्कि अग्नि यात्रा जैसा है। कोई ना कोई समस्या आती है, पारिवारिक समस्याएं आती है, आप थक जाते हैं और चले जाते हैं। अब जब कोई पारिवारिक तलाक या कोई और घटना घटती है तो मूलतः नायर परिवार एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, खासकर लड़कियां। बाद में वे बाहर नहीं आते, वे वहां नहीं जाते, वे यहां नहीं जाते, वे सक्रिय नहीं होते, पूरी तरह से पतन हो जाता है। लेकिन इजावा समुदाय ऐसा नहीं है। वे थोड़ा आगे की सोचते हैं और इसका तोड़ निकालते हैं और इसका विकल्प तैयार करते हैं। यानी अगर हम केरल के समाजशास्त्र का स्पष्ट अध्ययन करें तो वे इस नायर समुदाय में इसलिए आए हैं ताकि उनका समर्थन किया जा सके और उन्हें एक अच्छे समुदाय के रूप में स्वीकार किया जा सके। यही वे अपना लक्ष्य कहते हैं। यह एनएसएस, वे यही कहते हैं कि यही उनका लक्ष्य है। आज भी इतनी सारी संपत्तियों के बावजूद मुझे नहीं पता कि एनएसएस अपना एक मेडिकल स्कूल बना भी पाएगा या नहीं। 2-3 अच्छे मेडिकल स्कूल तो दूर की बात है। तो भले ही उस समुदाय के भीतर से और भी लोग आए हों, ऐसे कई अच्छे और प्रतिभाशाली डॉक्टर, जब उनका संस्थान आएगा तो उसका सामुदायिक किला भी मजबूत होगा। यानी कई जगहों पर उनकी गतिविधियां बहुत सक्रिय थीं, वे कम हो गई हैं। आप जानते हैं, आज कितने ही पारिवारिक मंदिर हैं जो नायर समुदाय की वजह से आगे बढ़ रहे हैं। उनके घर हाथियों वाले थे, उनके अपने हाथी, वे उत्सव मनाते थे। मुझे पता है कि कितने परिवार दिवालिया हो गए हैं, कितने बड़े और आर्थिक रूप से सुरक्षित नायर परिवार बर्बाद हो गए हैं। यही शब्द मैं इस्तेमाल करता हूं। वे पीछे नहीं हटे और फिर उनके कुछ लोग आरएसएस और चैंप्स बन गए और कोई और उनके भोजन में मदद कर रहा है। पहले एनएसएस अच्छे काम करने चाहिए थे। यह गलती क्यों हुई? उन्हें पूरी काउंसलिंग दी जानी चाहिए। आप जानते हैं कि नायर समुदाय में आत्महत्या की दर बहुत ज्यादा है। इसका क्या कारण है? आर्थिक समस्या क्या है? यानी अगर कोई आर्थिक समस्या हो या कुछ और, कोई विकल्प नहीं है तो अचानक आत्महत्या कर लो, क्योंकि इससे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसमें मैं सिर्फ इस एनएसएस नायर समुदाय के बारे में ही नहीं कह रहा हूं। इसमें नए एनएसएस अध्यक्ष सुकुमारन नायर का अगला फैसला है कि हम सीपीएम से सहमत होंगे। यह एक गंभीर फैसला है क्योंकि मोर्चे के इन पिछड़े लोगों ने कई बार केंद्र सरकार को याचिका दी है क्योंकि वे आरक्षण चाहते हैं। मैं यही कह रहा हूं, जब तक यह केंद्रीय भाजपा शासन में है तब तक ऐसा कोई आरक्षण नहीं है। लेकिन केरल में इसने जबरदस्त जीत हासिल की है। यह उनके लिए बहुत सकारात्मक ऊर्जा है। इसकी वजह से कोई भी नौकरी पा सकता है। नौकरी मिलेगी, यानी कॉलेज में अब सभी शिक्षक कई स्कूलों में लोगों को नौकरी पर रखते थे। इसकी दर बहुत कम है, इसकी भर्ती कम हो गई है। सरकारी नौकरियों में पहले जैसे लोगों की जरूरत नहीं रही, यानी नौकरियां कम हो रही हैं। इस समुदाय के भीतर इस बारे में कोई गहन अध्ययन नहीं हो रहा है कि आगे क्या रास्ता बचेगा। यहीं पर खेल फ्लॉप हो गया है। बहुत से लोगों के पास कुछ भी नहीं है, यहां तक कि नायर समुदाय के लोग भी, जो पहले समृद्ध हुआ करते थे और रहते थे। बहुत से लोगों के पास अपना घर नहीं है और हालात बहुत खराब है। नायर समुदाय के कितने प्रतिशत लोग भाजपा को वोट देंगे, क्योंकि उनका मतदान पैटर्न बहुत बिखरा हुआ है। कुछ लोग सीपीएम को वोट देते हैं, कुछ लोग यूडीएफ को वोट देते हैं, कुछ लोग भाजपा को वोट देते हैं। इससे कोई बड़ी राजनीतिक उपलब्धि नहीं मिलने वाली। मैं यही कह रहा हूं, अगर केरल में नायर समुदाय इसी राह पर चलता है तो उनका आर्थिक आधार नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वे बिना किसी उद्देश्य के आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए नायर समुदाय बिना किसी कारण के लगातार दूसरे समुदायों की आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो घटनाएं वे देखते हैं वही उन्हें सबसे ज्यादा नफरत है। मुसलमान भी, क्योंकि मुस्लिम समुदाय अच्छी तरह से विकसित हो रहा है। क्या ईसाई समुदाय भी ऐसा नहीं कर रहा है? इसका क्या मतलब है? वे जानते हैं कि अगर वे उन्हें पकड़ भी लेंगे तो वे पकड़े नहीं जाएंगे। एक घटना ऐसी है जहां वे वैश्विक स्तर पर जाकर कहेंगे कि उन्हें नायर समुदाय में अच्छी संरचनाओं की जरूरत है, क्योंकि तभी वे सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी काउंसलिंग की जरूरत है, क्योंकि यह समुदाय काउंसलिंग से ही उद्देश्यपूर्ण ढंग से आगे बढ़ सकता है।